afternoon, students. First of all, I will give my introduction. I am Sumaya Nehru from Government Boys Higher Secondary School, Doda. I teach English to 9th and 10th class students. Today I am taking my 10th class. Please open your books at page 12. My topic is an excellent father. Chapter number 2. Open your books at page 12. It's written by Jane Austen. Jane Austen. It is taken from her novel Pride and Prejudice. उनकी एक नावल है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, उसमें से लिया गया है। ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये पूरा चैप्टर पूरी नावल नहीं है बल्कि उसका एक एक्सट्रैक्ट है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस से लिया गया। ऑथर के बारे में हमें उतनी जानने की जरूरत नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे सीधे अपना टॉपिक, दैट इज प्राइड एंड प्रेजुडाइस से लिया गया और इसका नाम दिया गया है एन एक्सीलेंट फादर। फादर के रिलेटेड है कि एक फादर अपने बच्चों के लिए कितना केयरिंग होता है। आपने शायद मैम आप शायद आपने पहले पढ़ा हो या मुझे यही टॉपिक मिला है, तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं ये क्या है। This extract has been taken from Jane Austen's famous novel Pride and Prejudice. Netherfield Park is vacant for a long time. At last, आप मुझे ध्यान रखिए, मेरी प्रोनाउंसिएशन की तरफ आप ध्यान रखिए, अपनी बुक्स की तरफ देखिए प्लीज। सभी बच्चे इधर उधर ना करें क्योंकि ये आपका साइंस नहीं है कि आपको टॉपिक बताया जाएगा। आपको पढ़ना ही पढ़ना है बुक्स पर, आपके सामने बुक्स होनी चाहिए। At last, a rich young gentleman, Mr. Bingley, decides to take the place. When Mrs. Bennet comes to know of it, she is extremely delighted because she hopes that Mr. Bingley might marry one of her daughters. Mr. Bingley's being single makes Mrs. Bennet all the more particular about it. She wants Mr. Bennet not to miss such an acquaintance for the sake of their daughters. She has an apprehension that some other mother with an eligible daughter would exploit such a golden opportunity. अब ये चैप्टर जो है ये 1813 में लिखा गया, नावल 1813 में लिखी गई। और इस नावल का जो थीम है, क्या आपको पता है नावल क्या होता है? आप लोगों ने जो उर्दू पढ़ते होंगे उनको ज्यादा पता है। नावल एक नया था, नावल मीन्स नया। और ये जो नावल होती है इट्स नॉट रियल, ये रियल नहीं होती, इसके कैरेक्टर्स भी रियल नहीं होते, इसका थीम भी रियल नहीं होता, इसका जो टॉपिक होता है वो भी रियल नहीं होता। हम इमेजिनेशन करते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट थीम है वो है हमारा मैरिज की। 18वीं सदी की बात है कि तब की माएं अपने बच्चों के लिए मैरिज के लिए कितनी वो उतावली होती थी। जो ही उनकी बेटियां या बेटे बड़े हो जाते थे तो वो चाहते थे उनकी शादियां करनी। एंड दिस चैप्टर इज अबाउट मैरिज। अगर हम एन एक्सीलेंट फादर की जगह अगर इसका दूसरा नाम मैरिज भी होता, द मैरिज या द मैरिज प्रपोजल, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा फिट बैठता। क्योंकि मदर ने देखा कोई लड़का जो अच्छे पैसे कमाता है विदाउट नोइंग हिज बैकग्राउंड, उसको पता ही नहीं है लड़का किस बैकग्राउंड से है, लेकिन वो अपनी लड़कियों की शादियां जो है वो उनसे करना चाहती है और वो सिंपल कहती है कि किसी भी लड़की से। तो इसका मेन थीम हम कहेंगे शादी, कि 18वीं सदी की माएं अपने बच्चों की शादियों के लिए कितना परेशान रहती थी कि किस तरीके से हमें एक अच्छा सा लड़का मिल जाए और हमारी बेटियों की शादी हो जाए। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स थे
मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, उनकी असल में 5 बेटियां होती हैं, लेकिन आपके जो ये एक्सट्रैक्ट है इसमें 3 बेटियों का जिक्र है। एक का नाम है लिजी, जिसका पूरा नाम एलिजाबेथ है, और एक किटी के बारे में जिक्र किया गया है। असल में होती है इनकी 5 बेटियां, और यहाँ एक तीसरा कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि लड़कियों के बारे में उतनी इसमें डिटेल्स नहीं बताई गई है। मिस्टर बेनेट, हिज वाइफ मिसेस बेनेट, ज्यादा मेन प्ले रोल जो है वो किया है मिसेस बेनेट ने। उसके बाद मिस्टर बिंगले, मिस्टर बिंगले एक बैचलर है, बैचलर मीन्स सिंगल, जिसकी अभी शादी नहीं हुई हो उसके लिए वर्ड बैचलर यूज होता है। सिंगल है वो, अच्छा खासा पैसा कमाता है, तो वो उनके पड़ोस में आके रहने आ जाता है। एज यू ऑल नो, आपने शायद पढ़ा हो या नहीं, जिसने नहीं पढ़ा हो यही से समझ ले कि वो उनके पड़ोस में रहने के लिए आता है। और वहीं पर एक मिसेस बेनेट की फ्रेंड होती है जिसका नाम है मिसेस लॉन्ग। ये है आपके यहाँ पर मिसेस लॉन्ग, उनकी उसकी फ्रेंड भी है और उसकी पड़ोसन भी है। वो उसके बारे में अच्छा समझती है, लेकिन मिसेस बेनेट को फिर इसकी नीयत पर शक हो जाता है। और ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बताया, दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम जेन ऑस्टन्स फेमस नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। उसके बाद नेथरफील्ड पार्क, ये पार्क नहीं है, पार्क तो है, ये लिखा हुआ है हमारे पास, लेकिन ये बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग, ठीक है। ये आप लिख लीजिए अपनी जगह पर, जैसे कोई किसी घर का नाम रखता है, कोई किसी शॉप का नाम रखता है, इसी तरीके से ये नेथरफील्ड पार्क जो है एक बिल्डिंग है। ये काफी देर से खाली पड़ी थी, ये मिसेस बेनेट के पड़ोस में थी, ये खाली पड़ी थी, काफी देर से वहां कोई रहने नहीं जाता था। आखिरकार at last a rich young gentleman, Mr. Bingley, decides to take the place. क्या हो जाता है, एक रिच यंग जेंटलमैन, रिच मीन्स अमीर, यंग जवान, एक आदमी मिस्टर बिंगले उस जगह को ले लेता है किराए पर। खरीदता नहीं है बल्कि किराए पर ले लेता है। When Mrs. Bennet come to know of it, she is extremely delighted because she hopes that Mr. Bingley might marry one of her daughters. जब ये बात मिसेस बेनेट को पता चल गई, क्योंकि हमारे यहाँ भी पड़ोस में अगर कोई नया किराएदार आ जाता है तो एकदम से पता चल जाता है एक दूसरे घर में कि कोई किराएदार कहाँ से आया है, क्या है, सब पता होता है। तो मिसेस लॉन्ग के थ्रू हमें पता चलता है मिसेस बेनेट को कि मिस्टर बिंगले आया है, वो बड़ा अमीर है, उस पैसे वाला है, अभी शादी भी नहीं हुई है। तो ये मिसेस बेनेट सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन में वो एक प्लान बना लेती है कि इसकी शादी मेरी एक बेटी से हो जाएगी। तभी मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि अगर इसका नाम मैरिज प्रपोजल होता वो ज्यादा अच्छा होता। हालांकि मिसेस बेनेट ने न देखा उसको, और ये 18वीं सदी की स्टोरी बताई गई है। तब की माएं अपने बच्चों की शादियों के लिए बहुत उतावली होती थी। उनका जो मेन मकसद होता था वो होता था मैरिज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लव बट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। जिसके पास देखते थे अच्छा खासा पैसा, अच्छा कमाता है, अपनी बेटी की शादी कर लेते थे। वो प्यार केयर वो उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता था। और वो कहती है कि वो खुश हो गई, कहती ओ इसका मतलब है मिस्टर बिंगले मेरी एक न एक लड़की के साथ शादी कर ही लेगा। She wants Mr. Bennet not to miss such an acquaintance for the sake of their daughters. वो बड़ा फोर्स करती है अपने हस्बैंड को। वो हम आगे ब्रीफ डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कितना तंग करती है हस्बैंड को कि आप मिलने के लिए जाओ, आप मिलने के लिए जाओ, और कोई मौका नहीं गवाओ, कोई मौका नहीं गवाना कि लड़कियों की शादियों के लिए, ताकि उनकी शादी हो जाए। She has an apprehension, उसको इस बात का डर था that some of other mother with an eligible daughter means marriageable age की,
उसको लग रहा था कि शायद कोई और औरत जिसकी कोई उसकी भी बच्चियां मैरिज एज की होंगी, कहीं वो उसको अपने लिए ना चुन ले, और वो इतनी उनको जो वो सुनहरी अपॉर्चुनिटी मिली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा मौका जो उनको मिला है, वो कहीं हाथ से खोना। अगर आप लोगों की समझ में इतना आ गया, जो मैंने ये 6 लाइनें या 7 लाइनें पढ़ी, तो इसका मतलब ये पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा। क्लियर कर दो, ये नहीं क्लियर करो करो। बच्चों आ गया आपकी समझ में इतना? जो मुझे सुन रहे हैं समझ में आया? प्लीज अनम्यूट कीजिए, मुझे बताइए समझ में आया? किसी से पूछो, कोई स्कूल का नाम। HHS असर आप लोगों की समझ में आया? ठीक है बच्चे, करें हम आगे स्टार्ट? पहले आप मेरी रीडिंग पे ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन देखना, उसके बाद मैं आपको फिर एक्सप्लेनेशन बता दूंगी। ओके? My dear Mr. Bennet, said Mrs. Bennet one day, have you heard that Netherfield Park is let at last? Mr. Bennet replied that he had not. But it is, said she, for Mrs. Long has just been here and she told me all about it. Mr. Bennet made no answer. Do you want to know who has taken it? Cried his wife impatiently. You want to tell me, and I have no objection to hearing it. This was invitation enough. Why, my dear, you must know Mrs. Long says that Netherfield Park is taken by a young man of large fortune from the north of England. He came on Monday to see the place and was so much delighted with it that he agreed to take it. First line, सभी लोग ध्यान दें. First line, my dear Mrs. Bennet, said Mrs. Bennet, the most important characters of this extract. जब आपने बात करनी है मैम, इस कैमरे में देख, फिर उनको देखना, इधर ही देखना। हाँ नहीं आप देख, क्योंकि ये है ना टॉपिक। नहीं आप देखना ऐसे बच्चों से। अच्छा, my dear Mr. Bennet, बीवी जो है अपने हस्बैंड से कहती है, बड़े प्यार से कहती है, have you heard that Netherfield Park is at last? क्या आपको पता चला? जो ही वो घर आया, ये उनकी कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। कहती क्या आपको पता चला कि नेथरफील्ड पार्क जो है वो आखिरकार वहां पे कोई रहने के लिए आ गया? तो लेट हम कहते हैं किराए पर देना, तो ये किराए पर आया था वहां पे? तो मिस्टर बेनेट रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट। मिस्टर बेनेट ने कहा कि नहीं, उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं। बट इट इज सेड शी, लेकिन वो कहती है हाँ ऐसा हुआ। नेथरफील्ड पार्क जो है वो आखिरकार उसमें एक इंसान आ गया रहने के लिए। फॉर मिसेस लॉन्ग हैज जस्ट बीन हियर एंड शी टोल्ड मी ऑल अबाउट इट। कहती अभी अभी मिसेस लॉन्ग आई थी यहाँ पे और मिसेस लॉन्ग ने मुझे पूरी बात बता दी। मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर। तो मिस्टर बेनेट ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया, उसने कोई इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। डू यू वांट टू नो हु हैज टेकन इट? क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली। क्योंकि इसकी वाइफ को पता चल गया कि ये थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं था, उसने क्या किया, उसने ऐसे ही कान लगाया नहीं उसकी बात पर। फिर कहती है, चीख के उसको कहती है क्या तुम्हें पता है किसने खरीदा है? क्या तुम जानना चाहते हो इस बात को? You want to tell me and I have no objection to hearing it. हस्बैंड कहता है अगर तुम मुझे बताना चाहती हो बता दो, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट उतना नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे। This was invitation enough. बीवी कहती है तुम तो मुझे कुछ इनविटेशन जैसा दे रहे हो, दावत जैसी दे रहे हो। Why my dear? You must know Mrs. Long said that Netherfield Park is taken by a young man of large fortune from the north of England.
अब इसको पता चल गया कि मेरा हस्बैंड थोड़ा सा गुस्से में आया है या क्या। वो कहती है नहीं नहीं, बड़े प्यार से उसको प्यार वाले लफ्ज इस्तेमाल करती है, जैसे उसने किया है माय डियर, मेरे प्यारे। मुझे मिसेस लॉन्ग ने बताया कि नेथरफील्ड पार्क जो है, इसको एक बहुत अमीर, जिसकी बहुत बड़ी किस्मत, लार्ज फॉर्चून, बड़ी किस्मत वाला, इंग्लैंड से आया हुआ, उसने ले लिया है। वो मंडे को आया था वो जगह देखने के लिए, क्योंकि जब भी हमें किराए पर लेनी हो कोई जगह तो हम लोग वहां पर देखने के लिए जाते हैं। तो वो मंडे को आया था, लास्ट मंडे, टू सी द प्लेस, जगह देखने। और उसको वो जगह इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि उसने इरादा कर लिया वहां पे रहने का। What is his name? ये कौन पूछता है? मिस्टर बेनेट, कि उसका नाम क्या है। वो कहता है, वो औरत कहती है, मिसेस बेनेट, बिंगले। इज ही मैरिड और सिंगल? क्या वो शादीशुदा है या बगैर शादी के है? ओ सिंगल माय डियर, यही तो उसकी ख्वाहिश थी। कहती है वो बिल्कुल सिंगल है माय डियर, टू बी श्योर। पूरा यकीन है मुझे, पूरा यकीन आप भी रखना कि वो सिंगल है। A single man of large fortune, एक अकेला बंदा, बहुत बड़ी किस्मत वाला, 4 or 5,000 a year, 4-5 हजार साल के कमाता है। What a fine thing for our girls, कहती है हमारी बेटियों के लिए कितना अच्छा है। How? तो मिस्टर बेनेट तो हैरान हो जाता है, कमाता वो है, अच्छा लड़का वो है, पैसे वो कमाता है, तो हमारी लड़कियों के लिए कैसा। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 30। बेटा हिलो नहीं, आप लोग बड़ा वो कर रहे हो, आप बुक पर ध्यान दो। असर वाले HHS असर, बहुत मूवमेंट हो रही है उधर। थर्ड बेंच पे जो लड़की है वो बड़ी बातें कर रही है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बताइए, मैं रिपीट करूंगी या अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। My dear Mr. Bennet, replied his wife, how can you be so tiresome? You must know that I am thinking of him marrying one of them. जब मिस्टर बेनेट ने पूछा कि कैसे किस्मत वाला वो, पैसा उसके पास, खूबसूरत वो या यंग वो, जो भी है, जो भी क्वालिटीज उसकी बताई हमें गई, उसकी तो उसकी वाइफ बोलती है मिस्टर बेनेट को बड़े प्यार से, हाउ कैन यू बी सो टायरसम, क्या आप इतने बोरिंग कैसे हो सकते हो। यू मस्ट नो दैट आई एम थिंकिंग ऑफ मैरिंग वन ऑफ देम, कहती है मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी एक बेटी की शादी उससे करा। Is that his design in settling here? Design, ये कहता है क्या उसका ये प्लान है यहाँ पर आने का, क्योंकि जब तक रिश्ता वहां से ना आए, यहाँ से हम कैसे उसको ये ऑफर करें। फिर ये पूछ रहा है क्या उसका ये प्लान है यहाँ पर सेटल होने का। डिजाइनिंग प्लान, PLAN, डिजाइन, नॉनसेंस, हाउ कैन यू टॉक सो। ये बड़ा वो एकदम से गुस्से में आ जाती है, कह रही है क्या मतलब है, अपने हस्बैंड को थोड़ा डांट के बोलती है। कहती है ऐसा थोड़ी कि उसका कोई प्लान, बट इट्स वेरी लाइकली दैट ही मे फॉल इन लव विद वन ऑफ देम। लेकिन मुझे पूरा पता है कि उसको मेरी एक न एक बेटी के साथ जरूर प्यार हो जाएगा यहाँ आकर। And therefore you must visit him as soon as possible as he comes. Sorry. इसलिए वो अपने हस्बैंड को कहती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप जितना जल्दी वो आए, आप उससे मिलने के लिए चले जाना, ताकि आप इतना अच्छा मौका गवा ना दो, क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ा था। I see no occasion for that. हस्बैंड कहता है मुझे तो ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि मैं किस मौके पर उससे मिलने जाऊँ। You and the girls may go, or you may send them by themselves, which perhaps will be still better. कहता है, हस्बैंड कहता है क्योंकि मुझे वहां जाने का कोई वो हिसाब किताब नहीं लग रहा है कि मैं क्यों जाऊं। कहता है आप और लड़कियां चले जाओ,
or you may send them by themselves. या उनको अकेले भेज दो, which perhaps will be still better for as you are as handsome as any of them. कहता तू भी चले जा उनके साथ। इसको यहाँ पे थोड़ा सा मजाक करता है, कहता है तू भी अगर जाएगी, क्योंकि तू भी तो मेरी बेटियों की तरह ही हैंडसम है, बड़ी खूबसूरत है तू, मिस्टर बिंगले माइट लाइक यू द बेस्ट ऑफ द पार्टी। और हस्बैंड कहता है वाइफ को कि मुझे लगता है मिस्टर बिंगले तुझे ही ना कहीं पसंद करते, क्योंकि तू अपनी बेटियों से ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों? क्लियर हुआ? एचएस गाजोत क्लियर हुआ? सबको? ब्रिस्वाना वाले बोल रहे एचएस ब्रेसवाना बच्चों क्लियर हुआ? कोई रिपीटिशन की जरूरत तो नहीं है, मुझे रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है? नो मैम। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट चलते हैं। माय डियर, यू फ्लैटर मी, I certainly have had my share of beauty, but my dear, you must indeed go and see Mr. Bangley when he comes into the neighborhood. तो बीवी को लगा कि ये मुझे ऐसे ही मजाक कर रहा है, कहती मुझे पता है कि आप मुझे मजाक कर रहे हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मैं खूबसूरत नहीं तो खूबसूरत हूँ, मेरे पास खूबसूरती है, बट माय डियर यू मस्ट इंडीड गो एंड सी मिस्टर बेंगले। लेकिन फिर उसको कंपेल करती है, कहती है प्लीज मेहरबानी करके जो ही वो नेबरहुड में आएगा, हमारे पड़ोस में आएगा, तो प्लीज आप उससे मिलने के लिए चले जाना। आई डेयर से मिस्टर बिंगले विल बी ग्लेड टू सी यू। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मिस्टर बिंगले आपको देखकर बहुत ही खुश हो जाएगा। एंड आई विल सेंड अ फ्यू लाइन्स बाय यू टू अश्योर him of my hearty consent to marrying whichever he chooses of the girls. देखो क्या कहती है अपने हस्बैंड को, कहती है मैं अपना कुछ पैगाम आपके पास उसके लिए भेजूंगी, मेरी तरफ से आप उसको कुछ वर्ड्स ऐसे कहना कि उसको इस बात का यकीन हो जाएगा कि हम पूरा तैयार हैं, जिस भी बेटी के साथ वो चाहेगा हम उसकी शादी जो है वो करवा देंगे। हालांकि ना तो मिस्टर बिंगले को पता था ये लोग कौन है, ना बेटियों को पता था कौन है। मिसेस लॉन्ग ने सिर्फ मिसेस बेनेट को बताया था कि कोई आ रहा है हमारे पड़ोस में, और मिसेस बेनेट ने इतना बड़ा प्लान जो है वो बना लिया। ठीक है, मैं को पता कैसे करना एनोटेट ये मगर ये लाइन जैसे बस इतना। You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves. ये शायद आपके क्वेश्चन में भी आगे है। You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves. बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा समझना इसको। You take delight in vexing me, यानी तो आपको मुझे सताने में बड़ा मजा आता है। किसने कहा होगा ये? मिसेस बेनेट ने कहा मिस्टर बेनेट को। यू हैव नो कंपेशन ऑन माई पुअर नर्व्स, आपको मेरे जज्बात की कोई कदर ही नहीं। ठीक है, यू मिस्टेक मी माय डियर, आई हैव हाई रेस्पेक्ट फॉर योर नर्व्स। नर्व्स तो नसें हुई ना, लेकिन यहाँ पर हम जज्बात के थ्रू लेंगे, इमोशंस, जज्बात, सेंटिमेंट्स। कहता है मिस्टर बेनेट नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे तुम्हारी पूरी फिक्र है, मैं तुम्हारे जज्बात की बहुत इज्जत करता हूँ। दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, वो मेरे काफी देर से पहले से उनकी शादी हुई है, तो इसके जज्बात ही इसके दोस्त थे। यू डोंट नो व्हाट आई सफर। कहता लेकिन फिर तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि मुझे क्या चीज परेशान कर रही है। But I hope you will get over it and live to see many young men of 4,000 a year come into the neighborhood. लेकिन हस्बैंड इसको कहता है मुझे पता है तुम इस जंजलाहट में जो हो तुम जल्दी वापस आओगी, क्योंकि अभी बहुत सारे इंसान और आएंगे, बहुत सारे इंसान अभी हमारे नेबरहुड में आएंगे
जिनके पास बहुत पैसा होगा। ये कोई आखिरी मौका हमारी लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि हमें बहुत सारे ऐसे मौके अभी मिलेंगे जहां पर बहुत सारे इंसान, बहुत सारे लड़के हमें दिखेंगे। It will be of no use to us if 20 such should come, since you will not visit them. लेकिन बीवी कहती है कि अगर 20 लड़के भी इस किस्म के हमारे नेबरहुड में आएंगे, लेकिन उन 20 के आने का कोई भी फायदा नहीं होगा जब तक कि तुम उनसे मिलने न जाओ। Mr. Bennett was among the earliest of those who waited on Mr. Bingley. जबकि हकीकत क्या थी, मिस्टर बेनेट भी इंतजार कर रहा था कि कब मिस्टर बिंगले आएगा और उससे मैं मिलने जाऊंगा, उससे मैं दोस्ती बढ़ाऊंगा। लेकिन ये वो बात किसी से शेयर नहीं कर रहा था कि शायद हो सकता है बीवी ने जो उसको फोर्स किया है उस वजह से वो हुआ हो इस चीज पर आमादा, या खुद ही उसका भी मन था। He had always intended to visit him, though the last always assuring his wife that he should not go. उसको बड़ा मन था पहले से ही जाने का, लेकिन वो कभी भी किसी को नहीं बताता था। Till the evening after the visit was paid, she had no knowledge of it. एक रात को वो मिलने भी गया था उससे, ठीक है, एक रात को वो उससे शाम को मिलने भी गया, वो मिलकर भी आया था, लेकिन उसने किसी को भी बताया नहीं था। It was then disclosed in the following manner. अब कैसे पता चला, क्या हुआ? Observing his second daughter employed in trimming a hair, he suddenly addressed her with, "I hope Mr. Bingley will like it, Lizzie." यानी मिस्टर बेनेट मिलकर भी आया, देखा उससे बातचीत करके आया, लेकिन किसी को इसने बताया नहीं। कैसे पता चला? वो शाम को घर आया, उसकी दूसरे नंबर वाली बेटी जो थी वो हेयर ट्रिम कर रही थी। ट्रिम मीन्स जो हम छोटा छोटा उसके धागे शागे काट रही थी हेड के। He suddenly addressed her with, वो उसको क्या बताता है? I hope Mr. Bingley will like it, Lizzie. अपनी बेटी को कहता है कि मुझे पूरा यकीन है लिजी कि मिस्टर बिंगले को ये हेड जो है वो बहुत पसंद आएगा। We are not to know what Mr. Bingley likes, since we are not to visit. इतने में वहां से माँ बोलती है, हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं इसलिए कि मिस्टर बिंगले को क्या पसंद आता है या नहीं आता है, जब तक कि हम उससे मिलने ना जाए। हो गया मैम, 2 मिनट। हम यहीं तक करते हैं, हमारा टाइम हो रहा है। कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्या आप लोगों की समझ में आया?